आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इतिहास के ऊपर टॉप 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे 101 क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेकर 101 क्वेश्चन इसी वीडियो में टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर होंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? 1857 ईस्वी में की, 1793 ईस्वी में की, 1799 ईस्वी में की या 1769 ईस्वी में की? तो टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुई थी 1799 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आपको माइंड में सेट करना है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, वीरगति प्राप्त की थी अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1799 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में पूछ रहा है कि बुद्ध में वैराग्य की जो भावना थी वो किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? पहले मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि कितने दृश्य देखे थे, तो 4 दृश्य देखे थे। वह दृश्य कौन कौन से थे? तो पहले उन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा था एक रोगी व्यक्ति, तीसरा देखा था एक मृतक व्यक्ति और चौथा देखा था एक सन्यासी व्यक्ति। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी। आपको माइंड में सेट करना है बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी, ये 4 दृश्य थे जो बुद्ध में वैराग्य की भावना उत्पन्न की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में पूछ रहा है कि सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? अशोक को सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया था, मतलब किस पत्नी के द्वारा किया गया था? तो चंडालिका, चारुलता या गौतमी या कारुवाकी? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था कारुवाकी ने। आपको याद रखना है कारुवाकी वो कौन थी? अशोक की पत्नी थी जिसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया था अशोक को प्रभावित हुए थे कारुवाकी से। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण वंश या कंड वंश है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन वंश है मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कर्नल टॉड, जेम्स प्रिसेप, हेमचंद्र राय चौधरी या चार्ल्स मैटकॉफ? तो अशोक के जो शिलालेख को पढ़ा था सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिसेप इज द राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिसेप। आपको माइंड में याद रखना जेम्स प्रिसेप। 4-5 बार नाम लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कुंडग्राम में की, वैशाली में की, पावापुरी में की या वाराणसी में की? तो जैन संघ की स्थापना महावीर ने कहाँ पर की? याद रखना है पावापुरी में की। याद रखिए पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पूछ रहा है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? मेगस्थनीज ने किया, हेलिओडोरस ने किया, प्लूटार्क ने किया, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भागवत सबसे पहले विदेशी दूत ने अपने को कौन से ने किसने किया? तो हेलिओडोरस यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेलिओडोरस यह एक विदेशी दूत था जिसने सबसे पहले अपने को भागवत घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में पूछ रहा है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा का किया, कांसा किया, तांबा का किया या सोना का किया? तो सबसे पहले सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा का हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछ रहा है कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? गोपत ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, ऐतरेय ब्राह्मण से या पंचविंश ब्राह्मण से? तो जो हल संबंधी अनुष्ठान होते हैं उनका सबसे पहले वर्णन मिला था शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण से हमको हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में पूछा है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की या अथर्ववेद की? तो यजुर्वेद की दोनों में रचना की गई है गद्य और पद्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में पूछ रहा है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिक का प्रधान था, उसके पास 1000 गांव का स्वामित्व था, वह 1000 दिनार प्रतिदिन दान करता था। तो उसे 1000 दिनार इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 1000 दिनारी में खरीदा गया था इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछ रहा है कि हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? कुओं का, खंभों का, निर्माणों का, नालियों का या मेहराबों का? तो जो हड़प्पा वासी थे उनको मेहराबों का जो निर्माण होता है उसका कोई ज्ञान नहीं होता है। जो दरवाजे के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे मेहराब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी?
तो बिना ताज का बादशाह हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि इसलिए कहा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब इन्होंने वहाँ पर भूमिका निभाई थी कि वह अलग ना हो, तो इसलिए इनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में पूछ रहा है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली? तो तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछ रहा है कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, घर त्यागने के बाद यति कहलाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो को स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में या सातवाहन काल में? तो स्नानागार का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कह रहा है कि 17 में कह रहा है कि भारत में धन का निष्कासन का सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? भारत में निर्यात से अधिक आयात का होना, भारत में सोना चांदी विदेशों में ले जाना, प्रतिभा का पलायन, या जो धन बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्ति ना होना। तो धन का निष्कासन का सिद्धांत भारत में क्या है कि जो धन बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना, कोई भी प्रॉफिट ना होना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछ रहा है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता में किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सरल क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में पूछ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? नवजीवन में, इंडिया टुडे में, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या गोरा में? तो ये कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह लिखा गया था इंडिया टुडे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाए, इंडिया टुडे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 में क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहल्लक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज, जलालुद्दीन रूमी, फरीदुद्दीन अत्तार, इब्रुल अरबी? तो सबसे पहला कौन सा वह सूफी साधक था जिसने अनल हक घोषित किया था अपने आप को? तो वह था मंसूर हल्लाज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 21 में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। यह कथन किसका है? लॉर्ड ऑकलैंड का, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी का? तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन है लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में पूछ रहा है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मत्स्य पुराण में हमको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 में पूछ रहा है कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेरेक्लिस कहा? फाइयान ने, ह्वेनसांग ने, मेगास्थनीज ने, या हेलिओक्लिस ने? तो किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा? मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 में पूछ रहा है कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का, रॉल्फ फ्रिंच का, हॉकिंस का, या थॉमस रो का? तो आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े, यह कथन था रॉल्फ फ्रिंच का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, रॉल्फ फ्रिंच। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 में पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग तथा एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई थी? महायान, हीनयान, वज्रयान, उपयुक्त सभी? तो किस शाखा में इसकी मतलब प्रधानता दी गई थी? वज्रयान में दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो विजय विठल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। सरल क्वेश्चन है, हम्पी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में पूछ रहा है कि मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि एक राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ओग्रोनोमाई, सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, या अक्राध्यक्ष? तो जो भूमि कर था वह किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? सीताध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, सीताध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 में पूछ रहा है कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे। तो अष्टदिग्गज संबंधित थे किससे? कृष्णदेव राय से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 में पूछ रहा है कि जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आगम से, निगम से, ग्रंथ से या बखार से? तो जैन सत्ता जो साहित्य है उसे हम जानते हैं आगम नाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा आगम। क्वेश्चन देखते हैं 30 में पूछ रहा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? जमशेदजी, रुस्तम बहरामजी, नवलजी टाटा, बहरामजी एम मल्लवारी। तो ऑप्शन नंबर 30 का हमारा राइट हो जाएगा बहरामजी एम मल्लवारी 29वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहरामजी एम मल्लवारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, 31 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 में क्या पूछ रहा है? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, राणा प्रताप के द्वारा करवाया गया था, राणा उदय सिंह के द्वारा। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा खानवा का युद्ध ये भी सही है, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध ये भी सही है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा जहांगीर बल्क का युद्ध, जो कि इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 में क्या पूछ रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या अरोड़ा आसफ अली। तो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष के किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ, हर्षवर्धन के, कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में? तो अश्वघोष किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासन में था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कनिष्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 में क्या पूछ रहा है कि कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है रवाटक अभिलेख से, रोसेटा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या सोडास अभिलेख से? तो कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है रवाटक अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा रवाटक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 में क्या पूछ रहा है कि मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिलिंद मिरेकस को, मिनांडर को, डेमेट्रियस को, महापद्यनंद को? तो मिलिंद कहा गया है मिनांडर को। मिनांडर नाम का राजा और मिलिंद नाम का राजा दोनों एक ही थे। तो मिलिंद किसको कहा गया? मिनांडर राजा को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 में पूछ रहा है कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज, हेमू, भोज या पुष्यमित्र? तो कौन था? हेमू था। मतलब शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज किसने किया था? हेमू ने किया था। और लगभग 4 शताब्दी बाद ये राजा बना था कोई हिंदू राजा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हेमू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 में पूछ रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, जो आर्य शब्द का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी के तट पर या परुष्णी नदी के तट पर? तो 10 राजाओं का युद्ध जहाँ पर 10 राजा एक साथ लड़े थे, तो वह उस नदी का तट का नाम क्या है? परुष्णी नदी के किनारे लड़े थे, जिसको हम लोग रावी नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 में पूछ रहा है
मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? जो मौर्यकालीन गुफाएं थीं उस समय, जो प्राचीन गुफा, जो मौर्यकालीन गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित थीं? नागार्जुन पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी पर, राजगीर पहाड़ी पर। तो मौर्यकालीन गुफा सबसे पहले कहाँ पर स्थित थी? बराबर की पहाड़ी पर। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बराबर की पहाड़ी पर मौर्यकालीन गुफाएं सर्वाधिक स्थित थीं। क्वेश्चन में देखते हैं 43 में पूछ रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में प्रयोग हुआ है मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्यायी, बृहत कथा मंजरी। तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग हुआ है सर्वप्रथम किस में हुआ था? अर्थशास्त्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 में पूछ रहा है कि भूमिदान का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है या कब मिला? तो मौर्यों के समय में मिला, शुंगों के समय मिला है, सातवाहन के समय मिला है, गुप्तों के समय में मिला। तो भूमिदान का प्रथम उल्लेख हमको मिलता है सातवाहन के समय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सातवाहनों के समय में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में पूछ रहा है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानियां किसे बनाया? तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी एक राजा का नाम है। इसने दूसरी सदी में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। प्रतिष्ठान एक जगह का नाम जिसको राजधानी बनाया गया था सातवाहन साम्राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 में पूछ रहा है कि वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन था 46 नंबर। 46 में पूछ रहा है कि वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो जो कुबा काबुल नदी इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसको हम दक्षिणी मध्य एशिया में कभी कभी काउंट करते हैं और मध्य एशिया में भी काउंट करते हैं। तो यह किस में होना चाहिए? अफगानिस्तान के अंदर। क्वेश्चन में देखते हैं 47 में पूछ रहा है कि भारत में किस स्तर पर खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला में मिले हैं, अतरंजी खेड़ा में मिले हैं, कौशाम्बी में मिले हैं, हस्तिनापुर में मिले हैं। तो लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे अतरंजी खेड़ा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है, वेदांत से संबंधित है, वैशेषिक से संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मीमांसा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 में पूछ रहा है कि चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो नामक एक पुस्तक है, ये किससे संबंधित? चरक एक चिकित्सक थे, तो ये चरक संहिता किससे संबंधित हो जाएगी? चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 में पूछ रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? ऋग्वेद से पता चलता है, सामवेद से पता चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है। तो यजुर्वेद से ही हमको क्या शब्द मिल रहा है? यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमको चलता है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 में पूछ रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के मध्य, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, पूर्व एवं सिकंदर के मध्य, सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? पूर्व एवं सिकंदर के बीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। पूर्व एवं सिकंदर के मध्य वितस्ता का युद्ध हुआ था, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर हम लोग 52 में पूछ रहा है कि मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? तो आपको बताना कि जो मेहरौली का स्तंभ लेख था ये किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो इससे किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हो जाएगा मेहरौली का स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 में पूछ रहा है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? कविराज की उपाधि किसको दी गई? श्रीगुप्त को दी गई, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई, समुद्रगुप्त को दी गई, स्कंदगुप्त को दी गई है। तो 53 में का आंसर राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की?
तो शकों के उन्मूलन करने पर, उन्मूलन का मतलब होता है उनका विनाश करने पर, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, उपयुक्त सभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, शकों का उन्मूलन करने के बाद या उनका विनाश करने के बाद, उनको हटाने से, उनको जड़ से खत्म करने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद क्या की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। दीनार कहा जाता था, करशापड़ कहा जाता था, निष्क या काकिनी। तो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था, दीनार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, दीनार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 में पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो आदान प्रदान की प्रणाली थी उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, अनाज का, मुद्रा का, गाय का या दास का। तो आपको शायद आश्चर्य लगे कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते थे, गाय का प्रयोग करते थे, जो कि उस समय अगन्या मानी जाती थी, जिसको हम लोग नहीं मार सकते थे, जो मारने योग्य ना हो, पर वस्तु विनिमय के माध्यम के लिए हम लोग गाय का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर राइट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 पूछ रहा है कि ऋग्वेदी के उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित 25 नदियां टोटल थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती या सिंधु है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती। उस समय गंगा इतनी बड़ी या लंबी या चौड़ी नहीं थी, उस समय सरस्वती सबसे लंबी नदी थी ऋग्वैदिक काल में, तो सरस्वती को ही सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में पूछ रहा है कि ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। 10वें मंडल में सबसे पहली बार किसका उल्लेख मिला, योद्धा का मिला, पुरोहित का मिला, शूद्र का मिला, चांडाल का मिला। तो ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है शूद्र का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में पूछ रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या यज्ञकर्ता। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 में पूछ रहा है कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवा दिया गया। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, हूड़ राजा मिहिर कुल के द्वारा, गौड़ के राजा शशांक के द्वारा या महमूद गजनबी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा गौड़ के राजा शशांक के द्वारा ही, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह वृक्ष कटवा दिया गया था, जिस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 में पूछ रहा है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। वह कहाँ पर रहते थे, मतलब दक्षिणी रूस में, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया के स्थान पर, भारत में सप्त सिंगम प्रदेश, मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र। तो आर्य कहाँ पर रहते थे, आर्य रहते थे मध्य एशिया में बैक्ट्रिया के स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 में पूछ रहा है कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत या उपयुक्त सभी। तो जो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 में पूछ रहा है कि जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के आधार पर मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म ने अपने को स्पष्टता को ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं किया है। तो इसमें से यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैन धर्म में देवी देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया था, सही बात है। वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी, नहीं, ये गलत बात है। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, यह कथन सत्य नहीं है जैन धर्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 में पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो बाल गंगाधर तिलक को उनके अंतिम समय में किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत का निर्माता हैं।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 में पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था। इनसे पहले भी आज़ाद जो हिंद फौज थी जिन्होंने गठन किया था वो थे कैप्टन मोहन सिंह। इनके द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया गया था और यही उनके पहले कमांडर थे। कैप्टन मोहन सिंह हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह, जो कि आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे। सर्वप्रथम कमांडर कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 में पूछ रहा है कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा, जमशेद कुतुब शाह के द्वारा। तो हैदराबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 में पूछ रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा को जोड़ा, अत्यय को जोड़ा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 5वें नंबर जो 4वें नंबर का व्रत होता है, 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें नंबर का जो व्रत होता है उसमें क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़ भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 में पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? प्रतिसत्तात्मक, पिता की ही चलती थी, मालिक पिता होता था। मातृसत्तात्मक, माता मालिक होती, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप था पितृसत्तात्मक, पिता ही मालिक होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 69 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 में पूछ रहा है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या यमुना नदी के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरंजना। बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है कि आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो आना सिक्के का प्रचलन करवाया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, जहांगीर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 में पूछ रहा है कि वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? यहाँ पर आप वैष्णव मत का मतलब है ब्राह्मण वर्ग और चरमोत्कर्ष का मतलब जहाँ पर वह शीर्ष पर पहुंच गया था, सबसे उच्च स्थान पर। मौर्य वंश में, कुषाण वंश में, शुंग वंश में या गुप्त वंश में? तो वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त वंश में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 में पूछ रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 25, 20, 24 या 23? तो टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर कितने हुए थे जैन परंपरा में? 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 24 इज द राइट आंसर। 24 हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूध बनाकर लंदन भेजा? दूध बनाकर लंदन भेजा था राजा राम मोहन राय को किसने भेजा था? आलमगीर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय ने? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। लंदन भेजा था अकबर द्वितीय ने, आपको याद रखना अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 में पूछ रहा है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेल्टन कंपनी के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 में पूछ रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? समातट पर, प्रयाग ज्योतिषपुर में, पंजाब में या पांचाल में? तो सर्वप्रथम आर्य भारत में बसे थे पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पंजाब। आपको याद रखना है आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब पर बसे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 में पूछ रहा है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, क्योंकि उस सातवाहन के समय में धीरे धीरे संस्कृत समाप्ति की ओर आ रही थी, तो मतलब कम होने लगी थी। तो उस समय सातवाहन की राजकीय भाषा क्या बन गई थी? प्राकृत। आपको याद रखना प्राकृत एक राजकीय भाषा है किसकी? सातवाहन शासकों की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 में पूछ रहा है कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कड़फासिस प्रथम ने, कड़फाइसिस द्वितीय ने, कनिष्क ने, बिम कड़फाइसिस ने?
तो किस कुषाण वंश ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, कड़फासिस द्वितीय ने। आपको याद रखना है, कड़फासिस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 में पूछ रहा है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का उपयोग किया था? कुषाण वंश ने, हिंद यवन ने, ईरानी ने या शक ने? तो किस शक ने क्षत्रप प्रणाली का उपयोग किया था? कुषाण वंश ने उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 में पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? शक के द्वारा, गुप्त के द्वारा, कुषाण के द्वारा, मौर्य के द्वारा। तो ये भी द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? जिन्होंने क्षत्रप प्रणाली शुरुआत की थी, मतलब कुषाण वंश। इसका भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 में पूछ रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख हमको मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, अथर्ववेद। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अथर्ववेद। आपको याद रखना है, अथर्ववेद में क्या मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 में पूछ रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति? तो मनुष्य स्मृति जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया मनु स्मृति, यह हमारी प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 में पूछ रहा है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? कन्नौज में करता था, वैशाली में करता था, प्रयाग में करता था या थानेश्वर में करता था? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में करता था, प्रयागराज में करता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, प्रयाग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 में पूछ रहा है कि कदम्ब राज के संस्थापक मयूरदर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल को बनाया, कन्नौज को बनाया, बैजयंती या बनावासी को बनाया? इनमें से कोई नहीं। तो जो कदम्ब के राज्य के संस्थापक थे मयूरदर्शन, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था बैजयंती या उसे कहें बनवासी, एक ही चीज़ है, बैजयंती या बनवासी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86 में पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तब इसका वर्णन होता है सुरकोटदा का। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, घोड़ों की हड्डियों के अवशेषों के लिए, युगल समाधान के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए। आपको याद रखना यहाँ पर घोड़ों के साक्ष्य मिले थे, उनकी हड्डियाँ मिली थी सुरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 में पूछ रहा है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला, मेहरगढ़ से मिला, कालीबंगा से मिला या बुर्ज होम से मिला? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में पूछ रहा है कि अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि थी? 16 प्रकार की, 12 प्रकार की, 15 प्रकार की, 14 प्रकार की? तो टोटल 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, 12 प्रकार की अमरकोश में भूमि का वर्णन मिलता है। आपको याद रखना है, 12 प्रकार की अमरकोश में भूमि का वर्णन मिलता है, माइंड में सेट करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 में पूछ रहे हैं कि भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ की मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? जब मतलब मजदूर असंतोष हो गए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपना सत्याग्रह कहाँ पर किया था? नागपुर में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, हड़ताल कहाँ की थी? नागपुर में की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार, स्नानागार, ईंटों से बना सभा भवन, यूरोप में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, अन्नागार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 में पूछ रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था?
कालीकट को, बड़ौश को, खंबात को या सूरत को। तो मुगल काल में एक बंदरगाह था जिसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, सूरत। सूरत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 में पूछ रहा है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, शाहजहां, हुमायूं ने। सरल क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 92 के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93 में पूछ रहा है कि अमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? बाबर का, औरंगजेब का, अकबर का, जहांगीर का। तो अमरकोट के राजा बीर साल के महल में सबसे जो मुगल बादशाह था, फेमस बादशाह अकबर, उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। 94 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पूछ रहे कि मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेलिया हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी? महाम अनगा, हमीदा बानो बेगम, मेहरुनिशा, जहां आरा बेगम। तो मुगल दरबार में जो पर्दा शासन था उसकी जो सदस्य थी, मुख्य सदस्य थी, वो कौन थी? महमा अनगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, महमा अनगा। आपको याद रखना, ये नाम आपको याद रखना है, महमा अनगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 में पूछ रहा है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? क्योंकि ये दोनों धर्मों की बराबर इज्जत करता था अकबर, तो इसमें इस्लाम धर्म का शत्रु किसके द्वारा कहा गया है अकबर को? अब्बास खान सरवानी, बदायूनी, अहमद खान, मीर अलाउद्दौला कज़वीनी। तो इसको किसने कहा है इस्लाम धर्म का शत्रु? बदायूं ने। जिस प्रकार का हम पढ़ते हैं किताबों में, उसमें तो इसी प्रकार बताया गया है कि ये दोनों धर्मों को मानता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 में पूछ रहा है कि गुप्त काल का सर्व प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन सा था? बारहमिहिर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो गुप्त काल का सर्व प्रमुख गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 में पूछ रहा है कि अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रतिक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? मतलब जो वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजीज थी, प्रक्रियाएं थी, उसको सबसे प्रथम भारतीय शासक किसके द्वारा अपनाया गया था? शिवाजी के द्वारा, बाजीराव प्रथम के द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा, हैदर अली के द्वारा। तो सर्वप्रथम किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने सबसे सर्वप्रथम पश्चिमी प्रतिक्रियाओं को अपनाया था। आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान ने सर्वप्रथम पश्चिमी प्रतिक्रियाओं को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 में पूछ रहा है कि चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? खजुराहो, महोबा, झांसी, ग्वालियर। तो चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99 पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चेहालगानी की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया सुल्तान ने। तो तुर्कान ने चेहालगानी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, क्योंकि ये भी क्या एक था? तुर्किश था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 में पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। ऑप्शन नंबर 100 हमारा का राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101 में पूछ रहा है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमणों के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? जब वह सिंध पर आक्रमण करने गया था, दाहिर नाम का सिंध पर उस समय राजा हुआ करता था, तो मोहम्मद बिन कासिम को किसका सहयोग मिला था? जैनियों का, बौद्धों का, ब्राह्मणों का, इस्लाम के अनुयायियों का। तो उसे उस समय बौद्धों का क्या मिला था? सहयोग मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102 में पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृग, कच्छ, नंदीपुर शाखा, महायपुर, मेदंत शाखा, उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा की गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? आपको उत्तर कितना है? सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उज्जैनी शाखा की गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था, नागभट्ट था, मिहिर भोज था या नागभट्ट द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट। जबकि हम नागभट्टी को क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र भी कहते हैं, पर रियल नाम जो है नागभट्ट है, उसका उपनाम क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। पर इसमें दोनों ऑप्शन थे, तो आपको नागभट्ट चूज करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कि जो उज्जैनी शाखा की गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 में पूछ रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को किस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? मतलब जजिया कर उसे नहीं देना पड़ेगा। तो जजिया कर श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है।
दूसरा पूछ रहा है कि इसे किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा गया था, मुस्लिमों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या निम्न जाति के लोगों को। तो किससे मुक्त रखा गया था, ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104 में पूछ रहा है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, दाहिर, चच या राह शासी। जो सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, दाहिर। तो यहाँ पर हम लोगों के 104 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाते हैं और इसी प्रकार की 101 महत्वपूर्ण प्रश्न की बहुत सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। खासियत क्या रहती है कि आपको स्पष्ट वॉइस में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप हमारी वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो आप और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।